आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। अध्याय चल रहा था प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। मैं हूं रमेश। चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटा गया था पढ़ाई के लिए, और हमने ये जो टॉपिक्स लेफ्ट साइड में हैं ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ये सारे टॉपिक्स अगर आपने हमारे साथ नहीं स्टडी किए हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप इसे कवर करके आगे के टॉपिक्स पर आइए। आज का हमारा टारगेट है कि हम ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से कवर कर लें। ये 3 टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अध्याय का नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन के बारे में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब हमें अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं। देखिए, प्रकाश की किरण जब एक मटेरियल से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक्चुअल में दूसरे माध्यम में जाते वक्त उसका जो दिशा है वह बदल जाता है, कि जो दिशा है वह बदल जाती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, जब प्रकाश वायु से कांच में गई तो उसकी दिशा बदल गई। एक्चुअल में उसे इधर जाना चाहिए था, लेकिन वह यहाँ ना आकर अविलंब की तरफ झुक के चल रही है। लेकिन जब कांच से दोबारा वायु में जाना है तो वह अविलंब से दूर होकर निकल रही है। तो पहली बात तो इसकी दिशा बदल गई है, और दूसरी बात, वायु में प्रकाश की जो स्पीड है वह ज़्यादा है, जबकि कांच में इसकी जो स्पीड है या वेग है वह कम है। तो दिशा और वेग का बदलना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण तो मैंने यहाँ दे रखा है कि पेंसिल पानी में आधी डूबी हुई है। यहाँ जहाँ पर यह डूबी हुई है वहाँ पर हमें पेंसिल एक्चुअल में टूटी सी दिखाई देती है, जबकि वह सीधी है लेकिन हमें टूटी दिखाई देती है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नींबू बाहर रखा है तो वह हमें छोटा दिखाई देता है, जबकि उस नींबू को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मछली एक्चुअल में नीचे है लेकिन अपवर्तन के कारण वह ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक उसी प्रकार से इस तालाब की जो गहराई है वो एक्चुअल गहराई ये है, लेकिन हमें अपवर्तन के कारण से एक्चुअल गहराई कम दिखाई दे रही है। मीडियम 2 प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। आइए इसको समझते हैं। विरल माध्यम मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये है विरल माध्यम, और दूसरा माध्यम सघन माध्यम कांच है। विरल माध्यम वह माध्यम होता है जैसे वायु, जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जबकि कांच सघन माध्यम है जिसमें प्रकाश का वेग कम हो जाता है, क्योंकि कांच के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रकाश को बिल्कुल जैसे हवा में चल रहे थे, वायु में चल रहे थे, उस तरीके से नहीं जाने देता, उनको स्लो कर देता है। तो इसलिए हम इसे सघन माध्यम कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं समझ लेते हैं। पहली अवधारणाएं क्या है? पहली ये है कि विरल माध्यम से प्रकाश जब भी सघन माध्यम में जाएगा तो वह अविलंब की तरफ झुक जाएगा, जैसे यहाँ पर यह झुक रहा है अविलंब की तरह। ठीक ऐसे ही अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा तो वह अविलंब से दूर जाने की कोशिश में रहेगा, जैसे ये अविलंब से दूर जा रहा है। तो आपको क्या याद करना है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वह अविलंब की तरफ झुक जाएगा, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अविलंब से दूर रहेगा। आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल, ग्लास स्लैब के माध्यम से अपवर्तन। सबसे पहली चीज़ तो आपसे ये ड्राइंग पूछी जाएगी जो एग्ज़ाम में आती है। इस ड्राइंग के माध्यम से आपसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको पहले समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। प्रकाश जब वायु में थी तो इस तरीके से उसका गमन था, इस तरीके से वह जा रही थी। जब वह कांच के अंदर घुसती है तो मैंने आपको बताया कि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक ऐसे ही कांच से वायु की तरफ या सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह अविलंब से दूर चली जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि ये इधर जा रही है और यहाँ से ये दूर जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे एक्चुअल में उसकी ये दिशा होनी चाहिए थी, एक्चुअल में उसे यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन जो दूरी इसने तय करी है, जो उसने समय बिताया है यहाँ से यहाँ तक का,
ये जो दूरी है इसी को हम कह रहे हैं पार्श्विक विस्थापन। ये जो पार्श्विक विस्थापन है वह इस ग्लास स्लैब यानी कांच के वजह से आया है। और आप देखेंगे कि ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये जो अपीयरिंग लाइन है, ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं बाद में, क्योंकि जितना यहाँ पर झुकाव हो रहा है उसका ऊपर की तरफ, जितना यहाँ पर झुकाव हो रहा है उसका ऊपर की तरफ, उतना ही झुकाव उसका बाहर की तरफ यहाँ पर हो रहा है। तो इस कारण की वजह से ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक कितना है और कांच की मोटाई कितनी है। अब समझते हैं अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम का सबसे पहला है एंगल साइन आई जो है एंगल साइन आर के कांस्टेंट होता है, जिसे हम बाद में अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक, तो आप ये जान लीजिए कि ये साइन एंगल आई है और ये साइन एंगल आर, इसका साइन एंगल आई और इसका साइन एंगल आर जो है वो कांस्टेंट होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये जो नाम स्नेल है ये साइंटिस्ट का है, इसने इसकी डिस्कवरी करी थी, तो ये स्नेल के नियम से भी पूछा जाता है। बाकी दूसरा तो बहुत आसान है, आपतित किरण अपवर्तित किरण। ये जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और अविलंब तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही सतह पर मिलते हैं। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अब मैं आपको दोबारा बताता हूं अपवर्तक सूचकांक क्या होता है। देखिए बहुत सारे माध्यम है, ग्लास है हमारे पास, उसके बाद प्लास्टिक है, डायमंड है, बहुत सारे माध्यम है, लेकिन हम कैसे कहें कि कौन कितना लाइट को मोड़ेगा। तो लाइट के मोड़ने की शक्ति को, कौन कितना लाइट को मोड़ेगा उसको मापा जाता है, उसे हम कहते हैं अपवर्तक सूचकांक और उसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। एक्चुअल में ये साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का रेशो होता है, जिसे हम अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। माध्यम 1 और माध्यम 2 की चाल का जो रेशो है उससे भी अपवर्तक सूचकांक निकाला जा सकता है। ये सारणी 9.3 से आप समझ सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी का है, कि यहाँ पर वायु का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि लाइट वायु में सीधी चली जाएगी, जबकि हीरा में लाइट सीधी नहीं सबसे अधिक मुड़ाव के साथ जाएगी, इसलिए वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आपको इसमें सभी याद नहीं करने, लेकिन आपको ये जरूर याद करना है सबसे कम, सबसे ज़्यादा, उसके बाद जल में कितना है 1.33, केरोसिन में कितना है 1.44, कई बार बेंजीन का पूछा जाता है तो 1.50। तो ये जो मार्क कर रखे हैं ये तो आपको याद होने ही चाहिए। आज की कक्षा में हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो उदाहरण। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नींबू का साइज बाहर छोटा होता है, पानी के अंदर जाए तो बड़ा हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमने पढ़ा कि पेंसिल हमें टूटी हुई दिखाई देती है अपनी पानी की सतह पर। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मछली एक्चुअल में नीचे तैर रही होती है लेकिन हमें ऊपर दिखाई देती है, तो हमें अगर मछली को पकड़ना है तो जहाँ वो दिख रही है उसके नीचे वाली जगह पर वार करना होगा। उसके बाद हमने पढ़ा परावर्तन के नियम, फिर पढ़ा ग्लास स्लैब में परावर्तन किस प्रकार से होता है, और फिर अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये जो टेबल है ये आपके एनसीईआरटी से ली गई, जो सबसे आखिरी में पढ़ा गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। आप अपने सहपाठियों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।